Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our latest news update program. और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में. वन नेशन वन इलेक्शन. वेल रिसेंटली साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस चल रहे हैं. एंड द रीज़न बीइंग ये पूरा का पूरा इशू न्यूज़ में है. साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर हमारे पास एक कमिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसकी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शंस की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जिक्र ज़रूर होता है. और इसी इशू को लेकर हमारे पास एक हाई लेवल कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं. और ये रिकमेंडेशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हाई लेवल कमिटी वाज चेयर्ड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. और इन रिकमेंडेशंस ने इस कमिटी ने कहा कि इंडिया को साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवानी चाहिए. मतलब पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन. अब यहाँ पे इस कमेटी ने तो ये रिकमेंड किया है कि हमें शुरुआत किससे करनी चाहिए. अब आप ये देखिए कि हम कहाँ कहाँ पे वोट डालने जाते हैं. सो जब हमारे पास पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं, लोकसभा की जब इलेक्शंस होती हैं, एमपीज़ को हम वोट करने के लिए जाते हैं. इसके अलावा स्टेट असेंबलीज़ में जब इलेक्शंस होती हैं तो वहाँ पे हम वोट डालते हैं, एमएलएज़ को चूज़ करते हैं. और उसके अलावा हमारे थर्ड लेवल पे, थर्ड टायर पे, द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी पंचायत, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़, यहाँ पे भी हम वोट करते हैं, यहाँ पे भी इलेक्शंस होती हैं. तो जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि इन तीनों टायर्स पे, इन तीनों लेवल्स पे इलेक्शन एक साथ की जाए. ठीक है. और ये जो कमिटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं, इन्होंने कहा है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के साथ. तो मतलब इनिशियली लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ हों, साइमल्टेनियसली हों, ये हमारा गोल होना चाहिए. और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 100 दिनों के बीच बीच में एक बार जनरल इलेक्शंस हो गए, लोकसभा के लिए वोटिंग हो गई, स्टेट असेंबली के लिए वोटिंग हो गई, तो इसके 100 दिनों के बीच बीच में म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती इलेक्शंस करवाई जाएं. तो ये रिकमेंडेशंस दी हैं इस हाई लेवल कमिटी ने, जहां से ये पूरी की पूरी डिस्कशन साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर शुरू हो गई है. तो चलिए डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस. देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मतलब बेसिकली इंडिया में जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और लोकल लेवल पे है, इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो साइमल्टेनियसली हो या फिर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तीनों लेवल का जो इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट कर दी जाए. तो मतलब वोटर्स जब वोट करने के लिए जाएंगे तो वो पार्लियामेंट्री लोकसभा के लिए भी वोटिंग करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी अपनी विधानसभा के लिए भी वोट करेंगे, और लोकल गवर्नमेंट्स अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शंस के लिए भी वोट करेंगे, या तो सेम डे, एक ही दिन पे, या फिर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन. ये ना हो कि अभी लोकसभा की इलेक्शन हो रही है, फिर कुछ टाइम के बाद किसी स्टेट में स्टेट असेंबली की इलेक्शन हो रही है, फिर वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायती इलेक्शंस हो रही हैं. नो, simultaneous election of all the level of government, that is the idea behind it. ठीक है. अब देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, तो एज सच वी डोंट सी एनीथिंग रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन. लेकिन हमारे पास आर्टिकल 83 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ये कहता है कि हमारे पार्लियामेंट के जो हाउस है उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए. मतलब बेसिकली जो हमारी लोकसभा है, जो हमारे पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, इसका टेन्योर कितना होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 83 डिफाइन करता है. और जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा की ड्यूरेशन 5 साल की होती है. जिस दिन से फर्स्ट सिटिंग शुरू होती है तब से लेकर 5 साल तक लोकसभा का टेन्योर होता है, अगर इससे पहले वो डिसॉल्व ना हो जाए. और जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है टू डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years. और एक बार जब डिसोल्यूशन हो जाती है, इसके बाद होते हैं इलेक्शंस. यही प्रोसीजर होता है. तो एक बार जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तभी उसके बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं.
सिमिलरली जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है आर्टिकल 172 जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की ड्यूरेशन की बात करता है। और यहाँ पे भी ये है, जिस दिन से फर्स्ट सिटिंग होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तब से लेकर 5 साल तक का टेन्योर होगा। और अगर सपोज करो कि पहले डिसॉल्व हो जाती है तो बात अलग है, एंड द गवर्नर हैज द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5-year टर्म, और जिसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, एक बात तो यहाँ से हमें क्लियर हो गई कि चाहे लोकसभा हो चाहे हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, इन सब की ड्यूरेशन कितनी है? 5 साल का टेन्योर है। 5 साल की ड्यूरेशन के लिए यहाँ हमारे पास ये एक्टिविटी होती है, उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि हमें सिंक्रोनाइजेशन लेकर आनी होगी। एक बार जब जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद हमें एक अपॉइंटेड डेट फिक्स करनी होगी, और इस डेट के बाद जितनी भी हमारे पास स्टेट असेंबलीज बनेंगी, जैसे ही लोकसभा की टर्म कंप्लीट होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी साथ ही में डिसॉल्व हो जाएंगी, और जिसके बाद हमारी स्टेट्स और हमारे लोकसभा का जो इलेक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज हो पाएंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रपोजल रखा है इन्होंने कि एक बार अभी इलेक्शंस होते हैं तो एक अपॉइंटेड डेट रखिए, और उस डेट पे 5 साल पूरे होते ही वो डेट जैसे ही आती है तो बेशक कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, एक बार तो सिंक्रोनाइजेशन लेकर आने के लिए हमें एक ये करना पड़ेगा कि एक अपॉइंटेड डेट रखी जाए, और उस डेट के बाद जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनती हैं, जैसे ही लोकसभा की टर्म कंप्लीट होती है वो असेंबलीज भी लोकसभा के साथ ही कंक्लूड होंगी, जिसके बाद पूरे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हों लोकसभा की और हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि सपोज करो कि हमारे पास कोई हंग हाउस आ गया या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? अब आप 5 साल की अगर विंडो रखना चाहते हैं तो कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, तो ऐसे केस में वहां पे फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन जो टेन्योर है वो टेन्योर कितना रहेगा? जितना कि रिमेनिंग टर्म रहता है। लाइक सपोज करें कि 2 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और जो हाउस है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब जो नई फ्रेश इलेक्शंस होंगे और जो नई सरकार बनेगी वो अगले 3 साल के लिए बनेगी, ना कि 5 साल के लिए। तो जैसे ही रिमेनिंग पीरियड पूरा होगा तो अगेन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट की जाएंगी। सिमिलरली फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वहां पे भी फ्रेश इलेक्शंस होंगे, लेकिन अगेन जैसे ही लोकसभा की टर्म डिसॉल्व होगी उसी के साथ इररिस्पेक्टिव कि उनके 3 साल हुए हैं 2 साल हुए हैं ना, रिमेनिंग पीरियड जैसे ही पूरा होगा, लोकसभा की टर्म जैसे ही कंप्लीट होगी, साथ ही में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी साथ ही में डिसॉल्व होंगी। तो अभी हमने इससे पहले देखा कि हमारे पास आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 172 है, जो कि हमें ये बताता है कि लोकसभा की या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 साल का होगा। लेकिन अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट लेकर आना है तो ऐसे केस में आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 को अमेंड करना होगा, ताकि इन चेंजेस जो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेन्योर वो हम एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, दे हैव प्रपोज्ड कि इसकी एग्जीक्यूशन को लेकर हमें कमेटी बनानी चाहिए और इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे पास लॉ कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में क्या कहता है ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, 22nd लॉ कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो इशू है इसे एग्जामिन कर रहा है, और इट इज़ एंटिसिपेटेड कि बहुत जल्द वो लॉ मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। And it is most likely that even Law Commission is going to recommend simultaneous polls, simultaneous elections in India from 2029. 2029 से जनरल इलेक्शन साइकिल के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये लॉ कमीशन की तरफ से आने की उम्मीद है। अब देखिए,
वी आर श्योर ओवर हियर कि अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने हैं तो आइडिया तो ये है कि नेशनल लेवल पे लोकसभा, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और लोकल लेवल पे हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इन सबके इलेक्शंस एक साथ हों। तो ऐसे केस में हमें आर्टिकल 324A को भी अमेंड करना होगा, जिससे कि हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास साथ ही में आर्टिकल 325 आता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है टू collaborate with the state election authorities, and then they have to prepare a unified electoral roll and the voter ID cards. तो ये चेंजेस लेकर आने होंगे। आर्टिकल 325 को में भी इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावरमेंट देनी होगी कि वो एक यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करें और साथ ही में सिमिलरली वोटर आईडी कार्ड्स भी लेकर आए। एंड देन इवन हमारा जब आर्टिकल 324A की हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज की इलेक्शन कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करेगी कॉन्करेंटली विद द स्टेट एज वेल एज विद द नेशनल इलेक्शंस। तो इसे लेकर भी यहाँ पे हमारे पास चेंजेस करने होंगे आर्टिकल 324 में। सो टू स्ट्रीमलाइन दिस एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, एंड आइडिया ये है कि इंडिया में बार बार जो इलेक्शंस होते हैं इस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जा सके और एक सिंक्रोनाइजेशन आ सके, तो इसके लिए इन सब आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद आर्टिकल 325, जो कि हमें राइट टू वोट देता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ दिस पावर फॉर द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज़ के साथ उनके साथ मिलकर एक यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, ये एक बड़ा यहाँ पे टास्क होने वाला है, जिससे कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म और एक स्टैंडर्डाइज्ड वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इलेक्शंस के ऊपर काम आए, एक कंसिस्टेंसी इसमें हो, और वोटर आइडेंटिफिकेशन के केस में हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमें यहाँ पे बढ़ानी होगी। बिकॉज अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर गुड, दैट वन नेशन वन इलेक्शन कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि जब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इससे जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बार बार इलेक्शंस होने से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में डिसरप्शंस आती हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस विल हैव अ मोर स्टेबल गवर्नेंस इन इंडिया। एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे विल फोकस ऑन देयर ड्यूटीज रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इलेक्शंस। तो गवर्नेंस में एफिशिएंसी को लाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और फिर एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो फाइनेंशियल बर्डन आता है मल्टीपल इलेक्शंस कंडक्ट करवाने से, डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग इलेक्शंस चल रहे हैं, वो फाइनेंशियल बर्डन भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। हम हमारे रिसोर्सेज को बहुत ही ऑप्टिमाइजली यूज़ कर पाएंगे, जो कंपेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसीलिए कॉस्ट सेविंग में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। एंड देन ऑल्सो जो वोटर्स हैं उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाने में भी ये बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। इट विल लीड टू हायर वोटर टर्न आउट बिकॉज यू आर कंसोलिडेटिंग द एंटायर इलेक्टोरल एक्टिविटीज़। तो इससे इवन वोटिंग प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई होगा, और इससे हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ पाएगी। साइमल्टेनियस इलेक्शन जब एक टाइम पे नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल की इलेक्शंस होंगी तो इससे एक पॉलिसी प्लानिंग जो है वो बेहतरीन हो पाएगी। इट विल इंश्योर कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं दे हैव देयर कॉन्करेंट टेन्योर्स, और इस कंटिन्यूटी से स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिसी मेकिंग में एक कोहेरेंस आएगी, जिससे कि गवर्नेंस अगेन इफेक्टिव हो पाएगी। और ये भी मानना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से जब इलेक्टोरल साइकिल एक हो जाएगा, जब हम इलेक्टोरल साइकिल को अलाइन कर देंगे, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से जो बार बार इंटेंस पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है वो मिटिगेट हो पाएगी, और एक कोलैबोरेटिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में बनेगा, और इवन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स देखने के लिए मिलेंगे अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए लगातार साइमल्टेनियस इलेक्शंस को प्रपोज किया जा रहा था, तो उसे लेकर ये जो नई रिकमेंडेशंस आई हैं, इट हैज़ अगेन बूस्टेड अप द एंटायर डिबेट।
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो